हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नस्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कल आपने जो नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी वो आपको समझ में आई है नहीं आई है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जवाब दीजिए। अगर आपके जवाब सही हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं है तो फिर उसको एक बार और रिवाइज करिए। फॉलो मी। मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द difference between E cell and E0 cell? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए। क्योंकि अगर आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, सही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाँ, तो E0 सेल क्या है? E0 सेल है आपका E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या हम इसको E0 राइट माइनस लेफ्ट भी लिख सकते हैं। कैथोड मतलब राइट इलेक्ट्रोड एंड एनोड मतलब लेफ्ट है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता था। अभी इसके लिए कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में कंडीशन क्या है? ये जो E0 सेल है, E0 सेल कब मेजर होता है? ऑलवेज एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही हमेशा ये मेजर होता है। यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, या हम इसको 1 m भी कह सकते हैं। इन कंडीशन में इसको मेजर किया जाएगा जब सेल का पोटेंशियल, तो हम उसको E0 सेल या E0 सेल कहेंगे। अभी E सेल क्या है? E सेल है आपका EMF एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। और E0 सेल क्या है? E0 सेल है EMF इन एट STP, यानी इन स्टैंडर्ड कंडीशन में ही अगर हमने नापा है तो उसको E0 सेल कहेंगे, और अगर हमने किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे नापा है तो हम इसको E सेल कहेंगे। ठीक है। So when we have to measure EMF at any pressure, temperature और concentration, तब हम क्या यूज करेंगे? E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से तो नहीं निकलेगा। उस समय हम क्या यूज करेंगे? हाँ, नस्ट इक्वेशन जो कल बताई थी। क्या है नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला? E सेल। इसे हम E सेल निकालेंगे, तो E सेल या EMF, या इसी को हम कहेंगे
क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ही बात है, भाषा अलग अलग हो सकती है आपसे क्वेश्चन में। तो ये क्या है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है। तब हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, n की वैल्यू क्या होती है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन सेल में हो रही है उसमें जो भी सेल हो रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, इसी को हम कहेंगे नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसको हम कहेंगे n। और क्या, सॉलिड के लिए जो कंसंट्रेशन होता है एंड प्योर लिक्विड के लिए वो कंसंट्रेशन क्या होता है, ये इक्वल टू 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज क्या ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल लगाते समय टेक द प्रेशर ऑफ गैस, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है n क्या है, दूसरा सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, और अगर गैस दिया गया है कोई टर्म रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो हमें उसका क्या लेना है, प्रेशर लेना है। टेक द प्रेशर ऑफ द गैस एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है coefficient in net cell reaction is raised as power in concentration terms। ये चार चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर यहाँ गड़बड़ी नहीं की तो आपका फॉर्मूला कहीं भी गलत नहीं होगा। तो आप इसको रेड पेन से कर लीजिए ऐसे और लिख लीजिए कि ये गलती नहीं करनी है, यहीं से कोई गलती होगी, अगर यहाँ से कोई गलती नहीं की तो आपको 3 नंबर का सीधा सीधा सवाल सही हो जाएगा। तो ये चीजें लिखिए, आप घेर लीजिए इसको, रेड पेन से स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए इतने में कि ये गलतियां नहीं करनी है। देन और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, और अगर उसकी E0 सेल नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करती है, उसके बारे में ये भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल E0 Cu2 प्लस Cu, ये है प्लस 0.34 वोल्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0, इसको हम कह सकते हैं कोई भी रिडॉक्स कपल। पॉजिटिव E0 वैल्यू ऑफ रिडॉक्स कपल इंडिकेट्स दैट जो भी मेटल ये है
metal has tendency of reduction and इस कंडीशन में Cu solid will be more stable than Cu2 plus। ठीक है, किसी रिडॉक्स कपल की अगर ये वैल्यू सपोज जिंक की है, ये रिडॉक्स कपल की वैल्यू दी गई है -0.76 वोल्ट। ये क्या इंडिकेट करती है? नेगेटिव में वैल्यू। अगर E0 वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव E0 वैल्यू indicates that metal has a tendency of oxidation, that is its, यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे मेटल हैज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो रहा है सेंटेंस। इसमें हम ऐसे लिख दें कि थोड़ा सा देखिए, चेंज करिए यहाँ पर, इंडिकेट्स दैट रिड्यूस्ड फॉर्म, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन नहीं होगा, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, टेक्निकली वर्ड गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखें, दैट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ मेटल विल बी मोर स्टेबल। थोड़ा इसको देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि Cu सॉलिड विल बी मोर स्टेबल देन Cu2 प्लस। अगर नेगेटिव E0 वैल्यू है तो रिडॉक्स कपल क्या इंडिकेट करता है? मेटल हैज ए टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज, या हम कह सकते हैं इसको भी थोड़ा ज़्यादा और परफेक्ट लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि इंडिकेट्स दैट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मेटल, ये ज़्यादा सुटेबल है, ऐसे लिखिए, दैट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मेटल इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? Zn2 plus is more stable than Zn solid। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि रिडॉक्स कपल ये वाला जो है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी रीजनिंग क्वेश्चन आएगा और ऐसे पूछा जाता है इसकी ये वैल्यू कम क्यों है, इसकी ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है। सपोज क्वेश्चन आया वाई E0 ये जिंक रिडॉक्स कपल इज वेरी लेस, इट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, सो इट इज E0 वैल्यू इज वेरी लो। इसकी E0 वैल्यू हाई क्यों है? बिकॉज फॉर दिस मेटल रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। सो इसको, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो दिमाग में रखिए इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर सपोज दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, हमको रिडॉक्स कपल दिए गए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे कॉपर और जिंक में, E0 Cu2 प्लस Cu सॉलिड, ये था प्लस 0.34 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रोड कॉपर है, एक इलेक्ट्रोड जिंक है, यानी एक का पॉजिटिव E0 वैल्यू, एक का नेगेटिव E0 वैल्यू, कोई भी मेटल हो XYZ, तो जिसका पॉजिटिव E0 वैल्यू है उसकी काहे की टेंडेंसी होगी? रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी मेटल की, यानी वो कैथोड का काम करेगा। और ये जिसकी नेगेटिव E0 वैल्यू है वो एनोड का काम करेगी, है ना। जो पॉजिटिव E0 वैल्यू है इट विल एक्ट एज कैथोड। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या करेगा? एक्ट एज
कैथोड। और ये जो है E0 Zn 2 प्लस Zn सॉलिड, ये नेगेटिव है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले का, तो उस समय ये एक्ट एज एनोड इस तरह से काम करेगा। लेकिन अगर दो रेडॉक्स कपल दिए गए आपको और आपको उनसे सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जैसे कि E0 Cu ये वाला है एक, चलो इसी में बता देते हैं। अगर आपको दो रेडॉक्स कपल दिए गए और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल Cu2 प्लस के साथ आपको दे दिया कंबाइन करने के लिए Ag, एक दे दिया E0 Ag प्लस Ag प्लस 0.80 वोल्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव वाला है वो कैथोड का काम करेगा और नेगेटिव E0 वैल्यू वाला रेडॉक्स कपल है वो एनोड का काम करेगा। अभी आपको ऐसी कंडीशन मिल गई कि दोनों ही पॉजिटिव है, अब कौन एनोड कौन कैथोड का काम करेगा? जिसकी E0 वैल्यू लोअर होगी दैट विल एक्ट एज एनोड। इस केस में क्या होगा? सभी केस में ये होगा, ये ध्यान रखिए, द मेटल विच हैज लोअर E0 वैल्यू विल एक्ट एज एनोड, और हायर E0 वैल्यू होगी वाइस वर्सा है, वो कैथोड का काम करेगा। इसी तरह सेम कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि दोनों ही नेगेटिव हों, जैसे Zn2 प्लस Zn सॉलिड -0.76 वोल्ट, और इसी के साथ में हम लेते हैं E0 Mg2 प्लस Mg सॉलिड, ये है -2.37 वोल्ट। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों ही मेटल जिनसे कि हमें सेल कंस्ट्रक्ट करना है और दोनों की ही E0 वैल्यू नेगेटिव है, तब उस कंडीशन में भी वही नियम लागू होगा कि कौन सा वाला होगा? वो मेटल जिसकी लोअर E0 वैल्यू होगी वो एनोड का काम करेगा। तो कभी कभी बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि लोअर E0 वैल्यू कौन सी है। उनको समझ आता है कि यही वाली लोअर है, कम है ना? जब दोनों संख्याएं निगेटिव हैं तो ध्यान रख लो कि जो नेगेटिव में बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या है, जो आपको बड़ी दिख रही है 2.37 वोल्ट आप देख रहे हैं उसको, तो आपको लग रहा है कि बड़ी है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो कौन सी संख्या छोटी है, कम है, कम E0 वैल्यू वाला एनोड का काम करेगा। तो संख्या जो नेगेटिव में बड़ी है एक्चुअल में वही छोटी संख्या है, यानी ये काहे का काम करेगा? एनोड का काम करेगा। ये काहे का काम करेगा? ये कैथोड का काम करेगा। अभी इसकी E0 वैल्यू ज़्यादा है। और अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाएं, सपोज आपको नहीं ध्यान आ रहा है, तो जो 10th में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है उससे देख लीजिए। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है दैट विल एक्ट एज एनोड, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो कैथोड। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है, तो मैग्नीशियम एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा, चाहे ऐसे देखो। और नहीं तो E0 वैल्यू जिसकी कम होगी, जिसकी भी कम हो, कॉन्सेप्ट यही है, मेटल विच हैज लोअर E0 वैल्यू विल एक्ट एज एनोड, चाहे वो दोनों प्लस हो, चाहे वो दोनों माइनस हो, चाहे एक प्लस और एक माइनस हो। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि जिसकी E0 वैल्यू कम होगी वो एनोड का, और जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगी। अब अगर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी सेल के साथ कंबाइन किया तो उस सेल को रिप्रेजेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आप 11th में पढ़े हुए हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसी भी मेटल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो क्योंकि उसकी E0 वैल्यू 0 होती है इसीलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज करते हैं।
अगर हम इसको किसी ऐसी मेटल के साथ कंबाइन करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तब हाइड्रोजन वहाँ पर कैथोड का काम करेगा। और अगर हम हाइड्रोजन को किसी ऐसे मेटल के साथ कंबाइन करके सेल बना रहे हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा और वो मेटल नीचे वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो कैथोड का काम करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो ऐसे आ जाएगा रिप्रेजेंट द सेल व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद दिस मेटल, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंबाइंड विद दिस मेटल, या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कोई ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसमें हाइड्रोजन एज एनोड काम कर रहा है या हाइड्रोजन एज कैथोड काम कर रहा है और नेट सेल रिएक्शन उस रिएक्शन के लिए लिखिए, या फिर इसी तरीके से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। तो इसको ध्यान से देखना है। जब हाइड्रोजन को हम एज मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले मेटल के साथ करेंगे तो वो एनोड का काम कैथोड का काम करेगा। उस समय उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और सेल रिएक्शन क्या होगी वो देखना। इसके पहले एक कुछ पॉइंट्स हैं वो थोड़े से नोट लगा लीजिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग ये हाइड्रोजन वाला डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं थोड़े से, ये तो आपने लिख लिया कि एलिमेंट विद लोअर E0 वैल्यू एक्ट एज एनोड, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ये वाला जो एलिमेंट है विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा रिड्यूस करने के लिए दूसरे को, क्योंकि E0 वैल्यू कम है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या पावर ऑफ रिड्यूसिंग किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो जिसकी E0 वैल्यू कम है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, वो दूसरे को जल्दी रिड्यूस कर देगा क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिसकी E0 वैल्यू कम है ये इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन फटाफट फेंक देगा, यानी दूसरे को जल्दी से रिड्यूस कर देगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। एंड लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये भी आपको पता ही है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इजीली, यानी जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो जो भी पूछा जाए कि किसी खुद को कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा अरेंज करिए, या कौन की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, उसमें हमें ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब किसी ऐसी मेटल के साथ कंबाइन करते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर है। 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड act as anode। कब एनोड की तरह काम करेगा?
व्हेन इट इज कंबाइंड विद द एलिमेंट, एनोड का काम कर रहा है, कब करेगा? जब इससे ज़्यादा E0 वैल्यू वाले के साथ कंबाइंड होगा, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल इसके नीचे होगी उसके साथ कंबाइंड होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी कौन सी है रिएक्टिविटी सीरीज में इसके नीचे? Q। ये मेटल्स के साथ, इनमें से किसी के भी साथ कंबाइंड होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे, इनमें से किसी के भी साथ कंबाइंड होगा तो हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। और जब ये एनोड का काम करेगा उस समय सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा पूछा जाता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये हो गया साल्ट ब्रिज, ये एनोड और ये कैथोड। अब सपोज हम हाइड्रोजन को यानी हमारे पास है कंबाइन करने के लिए E0Cu2 + Cu है, और एक है रेडॉक्स कपल E0H+H2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शेल बनानी है तो एनोड पर जाएगा हाइड्रोजन, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा यहाँ PtH2 गैस, H प्लस एक्वस। और यहाँ अगर कंसंट्रेशन दिया है तो आप यहाँ कंसंट्रेशन रखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू, ठीक। और कॉपर का है तो ये रिडक्शन होगा, तो क्या होगा यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस, किस में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड में। अगर यहाँ कंसंट्रेशन दिया है तो ब्रैकेट में रखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। तो इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे कई बार बच्चे जब न्यूमेरिकल करते हैं या और क्वेश्चन का जवाब न्यूमेरिकल करते हैं और ऐसे कोई सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ गया और आपसे पूछा जाता है कि ई सेल कैलकुलेट करिए, तो बच्चे प्लेटिनम देख के घबरा जाते हैं, कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, या प्लेटिनम कहाँ से आ गया। तो बेटा हाइड्रोजन को रिलीज होने के लिए सरफेस चाहिए, तो इसके लिए कोई इनर्ट मेटल का यूज होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो सकता है, या वो भी इनर्ट मेटल कोई भी हो सकती है, प्लेटिनम हो सकता है, Au हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस प्रोवाइड करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, तो उसको सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, काहे के लिए, रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए। हाइड्रोजन गैस को या तो रिडक्शन होना होगा या ऑक्सीडेशन, जो भी होना होगा उसके लिए ये प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी प्लेटिनम इसलिए वहाँ पर यूज होता है। तो जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ में Pt इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान देंगे आप। और Pt को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको अपना नस्ट इक्वेशन का जैसे फॉर्मूला आप लगाते रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। H2 गैस के साथ ये ध्यान रखेंगे, जब आप नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मैंने क्या बताया, बैलेंस्ड इक्वेशन में H2 गैस अगर होगा तो इसका प्रेशर भी रखना है, PH2 करके उसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जहाँ पर भी है ये, उस समय इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए, ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, कब हो गया ये सेल रिप्रेजेंटेशन, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, ठीक है। अब आ गया सेल रिप्रेजेंटेशन व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। इसको मैं मिटा देती हूँ। हाँ, अभी एक चीज और रह गई है, अगर हाइड्रोजन एनोड का काम कर रहा है तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे एट एनोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है, और नेट सेल रिएक्शन क्या, एट एनोड क्या हो रहा है, H2 से H प्लस बन रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या हो रहा है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu सॉलिड, और नेट हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, H2 गैस प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू 2H प्लस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। बच्चे लिखते समय आप लोग क्या ध्यान देंगे, एरो के नीचे एरो लिखा होना चाहिए इस तरह से, और साफ सुथरा रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए कॉपी में। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, ये वाला एरो यहाँ है और इसका एरो वहाँ पहुँच गया,
है, इस रिएक्शन का एरो फिर इधर आ गया। ऐसा नहीं करना है आपको, देख लीजिए किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसी तरीके से आपको करना है, साफ सुथरा। अब देखिए यहाँ पर when hydrogen act as cathode, cell representation when hydrogen electrode act as cathode। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है तब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कोई भी मेटल जो भी हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उन सभी के साथ हाइड्रोजन विल एक्ट एज एन। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस सभी के साथ द मेटल्स with the metals which have lower E0 value. The metals which have lower E0 value या हम कह सकते हैं और हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हायर लिख दे हाई की जगह, और हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज with the metals which have lower E0 value or higher in the reactivity series then H2 then hydrogen। यानी हाइड्रोजन से जो भी ऊपर मेटल है, अथवा हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं above हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। उन सभी मेटल के साथ हाइड्रोजन विल एक्ट एज कैथोड विद द मेटल विच हैव लोअर E0 वैल्यू। बात एक ही है, इसको तीन तरीके से अलग अलग लिखा है कि अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर नहीं है तो भी आपका गलत ना हो। हायर E0 लोअर E0 वैल्यू वही मतलब होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल उससे ऊपर होगी उसी की E0 वैल्यू कम होगी हाइड्रोजन से, जो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर होगी या हायर होगी, एक ही बात है। ठीक है, तो विद दीज मेटल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। जब ये कैथोड का काम करेगा, कोई भी मेटल ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, सपोज मैग्नीशियम ले लीजिए, अगर हम मैग्नीशियम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो कैसे होगा? सपोज ये हमारे पास है E0 Mg2 प्लस Mg ये दिया है और हाइड्रोजन दिया है E0 H प्लस H2। इन दोनों को कनेक्ट करके हमें कोई गैस बनानी है, सेल बनानी है, तो हम क्या करेंगे? ये पहले देखेंगे किसका E0 वैल्यू कम है, किसका ज़्यादा है। अगर नहीं भी दिया है, हमको इसका E0 वैल्यू दिया नहीं है, हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा है और हमें E0 वैल्यू पता नहीं है, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि मैग्नीशियम कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है। अगर आपको 10th में जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वो याद है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, यानी मैग्नीशियम एनोड का काम करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड का काम करेगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ क्या होगा? ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज। सबसे पहले साल्ट ब्रिज बनाइए, उसके बाद एनोड बनाइए, कैथोड बनाइए। ये वाला हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। तो एनोड पर क्या हो रहा है? Mg सॉलिड,
कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में। अगर यहाँ कंसंट्रेशन दिया होगा तो हम यहाँ कंसंट्रेशन भी लिख देंगे, दिया नहीं है तो ये भी नहीं बनाएंगे, ब्रैकेट भी नहीं बनाएंगे, सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये हो गया। ऐसे ही H+ एक्वस कंसंट्रेशन दिया है तो आयन का कंसंट्रेशन हमेशा लिखते हैं, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। H+ H2 अकेला नहीं लिखेंगे, H2 गैस Pt ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ भी वही बात आ गई, प्लेटिनम फिर आ गया। तो इस तरह से ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन जब हाइड्रोजन कैथोड का काम कर रहा है। अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हाइड्रोजन कैथोड का काम कर रहा है तो कोई एक सेल रिप्रेजेंटेशन करके बताइए और एनोड और कैथोड रिएक्शन बताइए कि क्या होगी। या फिर क्वेश्चन आ गया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का ई सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके कैसे करते हैं वो बताइए। तो आप कुछ भी अपने आंसर दे सकते हैं जिस तरीके का पूछा गया है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो नेट सेल रिएक्शन यहाँ क्या होगी उसको लिखने के लिए हमारा वही है, एट एनोड एच कैथोड एनोड पर क्या हो रहा है, Mg कन्वर्ट हो रहा है, Mg थोड़ा दूर लिखेंगे एरो जिससे हमारा गड़बड़ ना हो, Mg2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एट कैथोड क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट सेल रिएक्शन उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, एरो के नीचे एरो आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। Mg सॉलिड प्लस 2H+ इक्वल टू Mg2+ प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इलाका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जब भी नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए नेट सेल रिएक्शन निकालने का। नेट सेल रिएक्शन के बाद आप लिखेंगे N = 2, उसके बाद E0 सेल निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस एनोड, और उसके बाद में आप नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला E सेल = E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये लगाएंगे। ध्यान रखिए स्टेप्स, क्योंकि जब आप बोर्ड में जाते हैं तो आपको हर स्टेप के नंबर होते हैं, हर स्टेप पर नंबर मिलते हैं। 3 नंबर का अगर नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आधा नंबर इस स्टेप का होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, क्योंकि n की वैल्यू भी रखनी है यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे n की वैल्यू, सोचेंगे कि हम नेक्स्ट इक्वेशन ना लिखें और n की वैल्यू लिख दें, लिख भी सकते हैं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यहाँ अगर आप ऐसे स्टेप वाइज करेंगे तो गलती का कोई चांस नहीं है। तो n की वैल्यू यहाँ पे करेक्ट निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, इस फॉर्मूले में हमको चाहिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और अगर हम डायरेक्ट जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें से देख करके लिखते हैं तो गलती के 80% चांसेस रहते हैं। बिल्कुल गलती ना हो, गलती को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे वैल्यू एकदम सही सही लिखी जाए आपकी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। उसके लिए आपको नेट सेल लिखना बहुत ज़रूरी है। नेट सेल में से देखकर ही यहाँ फॉर्मूले में हम लिखते हैं कि भाई नेट सेल हमने ये लिखी है, अब हम फॉर्मूले में क्या लिखें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो नेट सेल रिएक्शन देखें, नेट सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड क्या है, Mg2+ है, तो हम यहाँ लिख देंगे Mg2+ ब्रैकेट बंद कंसंट्रेशन का, और H2 गैस है, इसका मतलब यहीं इंटू PH2 गैस ये भी लिखेंगे। और फिर यहाँ रिएक्टेंट की साइड चलेंगे तो Mg सॉलिड है, इसको छोड़ देंगे। H+, देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा है, तो अभी आपको नियम बताया था याद रखने के लिए क्या, कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन टर्म पे पावर की तरह से रेज कर दिया जाएगा। ये जरूर आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, जब भी नस्ट इक्वेशन का कोई भी सवाल आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नेट सेल रिएक्शन लिखना है, n लिखना है, फिर E0 सेल निकालने का स्टेप, इसका आधा नंबर हो गया, इसका आधा नंबर हो गया, फिर फॉर्मूला का आधा नंबर, फिर वैल्यू प्लेस और बाकी आपका फाइनल आंसर हो गया। सपोज आपने कुछ एक दो स्टेप गलत भी कर दिए कैलकुलेशन में, तो आपका कितना, कम से कम आपको आधा 1.5 नंबर तो मिल जाएगा, क्योंकि आप करेक्ट वैल्यू प्लेसिंग भी कर देंगे यहाँ पे, तो कम से कम आपका 1.5 नंबर पक्का हो गया। और अगर आपने एक दो और स्टेप कर लिए, केवल फाइनल आंसर गलत है, तो 2.5 नंबर आपका पक्का हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, गड़बड़ी कोई भी नहीं करनी है, कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है कैलकुलेशन के समय, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हर स्टेप के नंबर होते हैं। अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लें, फिर वर्क डन, यानी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट सही सही लगाएंगे, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये जो रेशियो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, ये काहे के बराबर हो जाता है? केसी के बराबर हो जाता है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये काहे के बराबर है? केसी के बराबर है। और उस समय क्या होता है, ये जो ई सेल है ये 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनका पोटेंशियल इक्वल होता है, साइन अपोजिट होता है। तो ई सेल क्या हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। तो दोनों ही वैल्यू अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे, ई सेल हो गया 0, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम क्या लिख देंगे? केसी। इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर लाएंगे, इस वाले टर्म को, तो हमारे पास आगे इक्वेशन E0 सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग केसी, या फिर केसी, यानी कि लॉग केसी इक्वल टू क्या हो गया? लॉग केसी इक्वल टू हो गया E0 सेल E0 सेल अपॉन 0.0591। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉग केसी है, केसी निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग नहीं आते हैं तो वहीं पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉग और एंटी लॉग लेना कैसे वो बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड। ये होता है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल multiplied by total charge passed। तो डेल्टा जी आर इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये हो गया क्या, चार्ज है। ये चार्ज हो गया टोटल और ये हो गया ई सेल, इसलिए ये हो गया, या आप यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख सकते हैं। हियर एन एफ इक्वल टू क्या है, ये टोटल चार्ज। ठीक है, if concentration of all reacting species is unity, unity मतलब 1 m है, then E cell क्या हो जाएगा, E cell will become E0 cell। ठीक है, तो ये काहे के बराबर हो जाएगा, फिर डेल्टा जी आर बन जाएगा, डेल जी 0 आर इक्वल टू माइनस एन एफ ई 0। अब जो पीछे आपने रिएक्शन सीखी थी E0 सेल वाली जिसमें केसी था, तो इससे हमें कभी कभी डेल्टा जी 0 की वैल्यू से केसी निकालने के लिए भी आता है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो इससे हम केसी भी निकाल सकते हैं। तो केसी का फॉर्मूला क्या होगा, E0 की जगह वो वहां से रखेंगे वैल्यू, तो डेल्टा जी 0 आर इक्वल टू माइनस एन एफ अलग रखा और E0 सेल की वैल्यू वहां पर क्या है, ब्लॉक केसी वाली वो लिख देंगे, तो माइनस 0.0591 अपॉन एन एफ लॉग केसी। तो एन एफ और एन एफ कैंसिल हो गया और ये माइनस साइन नहीं है, वहां पर प्लस साइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। E0 सेल इक्वल टू क्या है, E0 सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन एफ लॉग केसी।
ये 0.0591 के टर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल n है तो वो कटेगा नहीं अपना, NF नहीं कटेगा। तो हम यहाँ को E0 सेल क्या है वहाँ पर, E0 सेल है, देखिए ध्यान से, E0 सेल है -2.303 RT अपॉन NF log Kc। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम E0 सेल इक्वल टू -0.0591 अपॉन n log Kc ऐसा रखेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें f काटना है, यहाँ पर f भी काटना है, इसलिए हम ये वाला जो इक्वेशन है NF के टर्म में यूज करेंगे, इस टर्म में यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे, है ना। E0 सेल इस फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला E0 सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये माइनस भी नहीं है यहाँ पर, E0 सेल प्लस में है यहाँ पर, है। तो 2.303 RT अपॉन NF log Kc। ये NF और ये NF कैंसिल हो गया, ये प्लस नहीं है, इनटू है, NF E0 है, तो E0 की जगह हमने लिख दिया 2.303 RT अपॉन NF log Kc। NF और NF कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, डेल्टा G0R इक्वल टू -2.303 RT अपॉन RT, अपॉन में अब कुछ नहीं रहा, NF NF कैंसिल हो गया, RT log Kc। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। Kc की वैल्यू डेल्टा G0 से भी पूछी जाती है और ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। Kc की वैल्यू इससे भी पूछी जाती है और ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी डायरेक्ट निकालने के लिए Kc निकालना है तो फटाफट हम इस फॉर्म में रिएक्शन लिख करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ये सारे जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग और बाकी के कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।